गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग। और परीक्षा, अब मेरी आवाज बेटर आ रही है क्या? क्योंकि अब मेरा ब्लूटूथ आई यस थिंक सर। कनेक्ट हो गया। पहले जैसी ही है। मतलब अभी साफ नहीं आ रही क्या? वॉइस हर समय साफ थी, बस एकदम से ब्रेक होती है, like एकदम से अच्छा, अभी ड्रॉप ब्रेक तो जाती नहीं हो है। रही ना? अब तो ठीक आ रही है। हाँ एज ऑफ। हाँ चलो चलो, अभी जब ठीक आ रही है, जब कोई दिक्कत आएगी तब देखते हैं। हाँ जी, सब लोग कैमरा ऑन करो प्लीज। अवनी, अवनी तो मुझे बता रही थी भाई। हाँ जी, अगर हमने लाइबिलिटी को पे किया तो एंट्री क्या बनती? अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में देखें तो एंट्री बनती लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। सबको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, नॉर्मली एंट्री बनती। लेकिन हमने तो क्या बोला, सबका मालिक एक, यानी जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उन सबकी जगह तो एक अकाउंट यूज करना है। क्या क्या अवनी? सर रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमारी एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, जो एंट्री आपने यहाँ सीख ली, तो एंट्री बेसिकली बन क्या रही है? अगर आप एसेट बेच रहे हो तो एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो तो एंट्री बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक सेकंड देना प्लीज आप। हाँ जी गाइस, सॉरी। ओके, सो यानी अगर हमने एसेट बेचा तो एंट्री क्या हो रही है? कैश टू रियलाइजेशन। और अगर पेमेंट करी लाइबिलिटी की तो रियलाइजेशन टू कैश। अब अगर यही चीज, अगर मान लो कोई एसेट अगर पार्टनर लेके चला जाता है, पेमेंट नहीं होती उसकी, पार्टनर लेके चला जाता है, तो ऐसे केस में हमारे पास कैश तो आया ही, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? इसी एंट्री में, एंट्री सेम यही है बेटा, बस इसी एंट्री में कैश की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो यू शुड रिमेंबर इट लाइक दिस। ठीक है, समझ आया मेरी बात? सिंपल तरीके से कभी भी आता ना सिचुएशन, सिंपल सोचना, अगर एसेट बेचा होता तो क्या आता? कैश टू रियलाइजेशन। बस कैश की जगह, मेरा कैश नहीं आ रहा है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल। इसी तरीके से अगर लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अब कैश तो पे हो नहीं रहा, उसकी जगह पार्टनर लेके चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। समझ आया? क्लियर हो गया गाइस? चले आगे। ओके, तो विद दिस आपकी एसेट्स बेचने की एंट्री या पार्टनर के ले जाने की एंट्री या फिर जो लाइबिलिटी की एंट्री है वो सारी हो गई है। अब क्या बचा? रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन बताएगा मुझे? हमने रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन करा था, अब हम रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या एंट्री होगी समीक्षा? सर कौन से वाले की? रेम्यूनरेशन वाले की ना? हाँ बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कैश करते थे, लेकिन इसमें कैश नहीं होता ना। हम तो ये वहां भी नहीं करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश। तो असल गड़बड़ कर रही है, बहुत सारी कैश नहीं एंट्री। होता था, कुछ और होता था। तो तूने पूरी एंट्री गलत बताई है बेटा, वहां भी ये नहीं करते थे रिवैल्यूएशन वाले सिनेरियो में। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ तनीषा, क्या होती है एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, जब हम वहां पे एंट्री करते हैं तो एंट्री होती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और एक ही केस होता था, इसमें कोई मल्टीपल केसेस भी नहीं होते। लॉजिक समझा करो समीक्षा। अगर मैं पार्टनर को अगर मैं कमीशन, रेम्यूनरेशन या सैलरी कुछ भी दे रहा हूँ तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना। एक्चुअली कैश पेमेंट तो हो नहीं रही है पार्टनर को, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है? टू पार्टनर्स कैपिटल। और क्योंकि हमारा खर्चा है तो खर्चा अल्टीमेटली इस समय जो हमारा पीएनएल बन रहा है जिसका नाम क्या था? रिवैल्यूएशन। मैं पहले पुराने वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो वहां चला जाता था। ठीक है, ओके सर। अगर मैं आपसे नॉर्मली, चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट रिवैल्यूएशन, लेट्स फॉरगेट अबाउट रियलाइजेशन। आप मुझे नॉर्मली बताओ, कोई भी खर्चा अगर हम पे करते तो क्या एंट्री होती? या ये लेके चलो, अगर पार्टनर को आप हो सैलरी, गई आवाज, वापस बोल दीजिए। अगर अगर पार्टनर को सैलरी पे कर रहे होते तो क्या एंट्री होती बेटा? फंडामेंटल में सीखा पार्टनर है को ना? सैलरी दे रहे।
हाँ, तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता, और डेबिट क्या होता? डेबिट पीएनएल अकाउंट। ये आपने डायरेक्ट एंट्री बता दी। अगर मैं 2 एंट्रीज करता तो क्या एंट्रीज होती? पहले किस नाम से आता? पार्टनर सैलरी अकाउंट। समझ आ रहा है मेरी बात? पहले एंट्री आती पार्टनर सैलरी Yes. अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने रेम्यूनरेशन लिखा है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे आप क्या करते, देखो ध्यान से देखना कहीं, आप खर्चा बुक करते तो आप खर्चे को डेबिट करते, पार्टनर रेम्यूनरेशन अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर कमीशन अकाउंट, जो मर्जी नाम दे दो, फर्म के लिए तो खर्चा ही है ना। और अगर आप एक्चुअल पे कर रहे होते तो टू कैश आता, लेकिन आपने एक्चुअल तो पे किया नहीं, आपने क्या कर दिया, उसको एक्नॉलेज कर दिया कि हम तेरा अकाउंट बढ़ा देंगे, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता। समझ आ रहा है? ठीक है, तो पार्टनर Yes, sir. रेम्यूनरेशन, पार्टनर सैलरी, कुछ भी नाम बोल दो, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, किसी भी नाम से आ जाए, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहली एंट्री होती। ठीक है, मैं आपको 11th की कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फिर आप साल के एंड में इस रेम्यूनरेशन को करते थे कहाँ पे? P&L या P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाता टू पार्टनर रेम्यूनरेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या एंट्री बनती मेरी? मुझे नहीं बोलना। हाँ बताओ बेटा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यही एंट्री बता रहे थे ना? ठीक है, यस सर। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है अभी इस स्टेज पे? अभी तो नहीं बन रहा। नो सर। क्या बन रहा है इस स्टेज पे अभी? रियलाइजेशन। वेरी गुड। और जब यही चीज हम कर रहे होते थे पुराने चैप्टर्स में, तो वहां क्या बन रहा होता था? रिवैल्यूएशन, इसलिए वहां पे एंट्री होती थी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर Revaluation. कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? ठीक है, मैं इसको करेक्ट पूरा करके यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। तो एंट्री क्या बनी? मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कैसे समझना है, रटना नहीं है, अदरवाइज सिंपल याद करनी है। तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक भी समझ लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हम अपनी एक लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम एक पार्टनर को इतने पैसे और देने। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, और हम अपना एक खर्चा बुक कर रहे हैं। अब इस समय जो P&L बन रहा है उसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, वहां लेके जा रहे हैं। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगेन कोई भी अगर नॉर्मल एक्सपेंस होता तो क्या एंट्री होती? अरीशा, अगर किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस की बात करूं, कोई भी एक्सपेंस हमने पे किया तो एंट्री क्या होती बेटा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। अब इसमें एक्सपेंस का नाम क्या है? रियलाइजेशन, तो मैं एंट्री कर देता रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर? और साल के एंड में ये कहाँ चला जाता? P&L में। तो हमारी एंट्री बनती P&L टू रियलाइजेशन। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, रटवाना हो तो मैं 1 सेकंड में आपको एंट्री लिख के खत्म कर सकता हूँ, पर मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है समझाना, ताकि आप कभी भी किसी स्टेज पे भी अटक जाओ तो आप खुद ही सोच सको। इनकी कंबाइंड एंट्री क्या बनती बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन नहीं बेटा, ये एप्रोप्रिएशन के आइटम पर है। मैं तो नॉर्मल किसी एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंस होता तो P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। रियलाइजेशन तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, बचा क्या? नीचे क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। सर लेकिन पीएनएल तो हम बनाएंगे नहीं, तो फिर पीएनएल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नॉर्मल कोई एक्सपेंस होता तो क्या होगा। ठीक है, अब मैं इससे भी काट रहा हूँ ना, खत्म थोड़ी ना हो। तो अब क्योंकि P&L अभी तो बन नहीं रहा है, इसकी जगह क्या बन रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी ठीक है समीक्षा? यस सर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये समझाना। मैं अगर सीधा लिख दूंगा ना रियलाइजेशन टू कैश तो आप रट लोगे। लॉजिक समझो उसका क्या है। हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। अगर मैं 2 टुकड़ों में एंट्री करता तो एंट्री होती रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश, और P&L की जगह आ जाता
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, उनको कंबाइन कर दिया एक तरह से। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो यानी अगर मैं अब नटशेल में पूछूं, अगर मैं कभी भी नेक्स्ट टाइम पूछूंगा ना, आपके सामने है देखो, नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछूंगा, बताओ रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या है, तो जैसे तनीषा ने अभी बताया था, रिवैल्यूएशन के नाम से बताया था, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस की, रियलाइजेशन एक्सपेंस की क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तरीका बता दिया मैंने आपको कि कैसे, अगर कभी भूल जाते हो तो कैसे याद करना है, समझना है, लेकिन आपको लॉजिक बता दिया। लेकिन अब सिंपल सा अगर याद करना हो तो आपसे पूछूंगा तो हमेशा ये बताना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और अगर मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करूं तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जो ये सेकंड वाला केस क्या है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसके अंदर आपके मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। आपको याद होना चाहिए क्या क्या होते थे सिनेरियोज, हु बियर एंड हु पेज। याद करो, याद आ रहा है कुछ कुछ? ऊपर होता था हु बियर्स और नीचे होता था हु पेज। ठीक है, ये कब होता था? ये जो हु बियर, ये जो मैंने अभी रियलाइजेशन टू कैश किया है, ये क्या अज्यूम करते हुए होता था, कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है? सर फर्म। हाँ, हम ये मानते थे अगर फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही अगर पे कर रही है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन में है कि फर्म के अलावा कोई और बियर कर रहा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट की जगह डेबिट हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में आ गया कि फर्म की जगह कोई और पे कर रहा है तो वो नीचे टू कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा। आरव, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म, तो ऐसे केस में क्या एंट्री बनेगी? सर पेड बाय फर्म है ना सर अब? हाँ बेटा। तो सर वही होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि फर्म ही बियर कर रही है। ठीक है, ये मैं अभी आपको लिखवा भी रहा हूँ दोबारा से, हमने पहले भी किया था। फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, तो रिलेशन टू कैश। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स पार्टनर जो है वो बियर कर रहा है और फर्म पे कर रही है, तो क्या होगा आरव? सर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप दिमाग में क्या रख रहे हो? ये एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, और आप उसमें से जो चीज क्वेश्चन में दे रखे कि कोई और बियर कर रहा है तो आप डेबिट साइड पे चेंज कर रहे हो, नीचे सेम रहने दोगे। अगर कोई और पे कर रहा है तो क्रेडिट साइड पे चेंज कर रहे हो, डेबिट साइड सेम रहने दोगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, एक सेकंड है। हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया? अच्छा, इसी केस में आराम, अगर क्वेश्चन कहता है कि फर्म बियर कर रही है और पार्टनर वाई पे कर रहा है, सर फर्म बियर कर रही है और पार्टनर पे कर रहा है, हाँ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। प्रथम, अगर एक्स पार्टनर एक्स बियर कर रहा है और पार्टनर वाई पे कर रहा है, तो एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। स्निग्धा, अगर पार्टनर एक्स ही बियर कर रहा है और पार्टनर एक्स ही पे कर रहा है, Repeat. बेटा थोड़ा जोर से बोलते, रहिए, आवाज नहीं आ रही है। सर आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं, आपकी वॉइस हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पार्टनर एक्स, एक्स पार्टनर है, वही बियर कर रहा है और वही पे भी कर रहा है, दोनों चीजें वही कर रहा है, बियर भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है, बताओ क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। आपने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैसे कैसे बनाया ये बताओ जरा मुझे। वो बेयर कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कम हो रहा है, और कैश अकाउंट क्योंकि वो पे करेगा कैश। अगर वो पे करेगा तो फर्म का कैश अकाउंट थोड़ी ना अफेक्ट होगा। जब आप टू कैश कर रहे हो तो वो कैश किसका है? वो तो फर्म का कैश है ना बेटा।
मेरी बात समझ आ रही है स्निग्धा? यस सर। देख इधर ध्यान से देख, तो नो एंट्री होगी। नो एंट्री होगी। देख इधर ध्यान से देख, स्क्रीन पे देख क्या लिखा है क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला है, जो बियर करता है, पहले तो बेसिक एंट्री याद करो रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। अगर फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, तो ये कर रहा होता। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कौन बियर कर रहा है, एक्स, तो ऊपर एक्स आ गया, एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन पे कर रहा है, फर्म तो नहीं कर रही, एक्स कर रहा है, तो नीचे भी टू एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाता है। अब एक्स टू एक्स दोनों डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, इसका मतलब नो एंट्री। प्रथम के केस में मैंने क्या कहा था, एक्स बियर कर रहा है, वाई पे कर रहा है, तो एंट्री क्या हो गई थी, एक्स टू वाई कैपिटल। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये ध्यान रखो, सिंपल सा है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल रखो याद कि जो बियर कर रहा है वो डेबिट में आएगा, जो पे कर रहा है वो क्रेडिट में आएगा। बेसिक एंट्री थी रियलाइजेशन टू कैश, अज्यूमिंग फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, ठीक है। अब मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या होता है, जरा आप में से कोई बता सकता है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, परीक्षा क्या होगा? तो हम ऐसे केस में क्या मानेंगे, कौन बियर कर रहा है, हु बियर्स? क्वेश्चन में नहीं दिया, परीक्षा फर्म सर, फर्म ही पे करेगी, फर्म ही पे करेगी। वेरी गुड, दोनों जगह फर्म लेके चलेंगे। गाइस ध्यान से सुनना, पिछली बार तक, पिछले सेशन तक मैं इसमें डिफरेंट लिखवाता था, तो अगर आपको बाय चांस कुछ और दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना। पहले हम लिखवाते थे हु बियर्स फर्म, और हु पेज फर्म की जगह हम लिखते थे हु बियर्स, कि जो बियर कर रहा होगा वो पे कर रहा होगा। नहीं, अब चेंज हो गया है। अब चेंज क्यों हो गया है, क्योंकि जब इस साल सिलेबस आया था तो उस सिलेबस में नीचे लिखा हुआ नोट आया है सीबीएसई की तरफ से कि अगर क्वेश्चन में जब तक नहीं लिखा कि पार्टनर बियर कर रहा है या पार्टनर पे कर रहा है, तब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे कि पार्टनर कर रहा है। यानी नॉर्मल सिनेरियो क्या हो गया, अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज मिसिंग है, कौन बियर कर रहा है या कौन पे कर रहा है, तो हम दोनों चीजें क्या मान के चलेंगे कि फर्म कर रही है। तो अगर क्वेश्चन में मिसिंग है कौन बियर कर रहा है, फर्म बियर कर रही है। अगर क्वेश्चन में मिसिंग है कि कौन पे कर रहा है, तो फर्म पे कर रही है, सिंपल। तो क्वेश्चन अगर आधी चीज बताता है, सपोज मैंने बोला एक्स बियर कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि पे कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है या फर्म पे कर रही है, नहीं बताया, तो आरब क्या मानेंगे, सर फर्म। फर्म पे कर रही है। समझ आ गया? तो सिंपल याद रखो, अगर साइलेंट है किसी भी चीज को लेके कि कौन बियर कर रहा है या कौन पे कर रहा है, किसी भी चीज को लेके साइलेंट है, तो सिंपल रूल क्या है कि फर्म बियर कर रही है या फर्म पे कर रही है। जिस भी चीज के लिए साइलेंट है वो फर्म कर रही है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? वृंदा समझ में आया ये वाली बात? ठीक है। एक और बात, मेरे को एक बात और याद आ गई है, इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को मैंने मैसेज भी किया था, अगर याद हो, पिछली बार से इस बार में एक चेंज आया है। जो एसेट रियलाइज करने की बात होती थी तो हम कहते थे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसे केस में क्या लेके चले, क्या अज्यूम करके चले। पहले हम मान के चलते थे कुछ भी पैसे नहीं मिले, नील वैल्यू मिली, लेकिन इस साल मैंने आपको सिखाया है दो पार्ट अलग, टेंजिबल अलग, इंटेंजिबल अलग। टेंजिबल अगर रियलाइज कर रहे हो, अगर सॉरी टेंजिबल एसेट अगर आपके पास, उसके लिए साइलेंट है तो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है। इंटेंजिबल का हम नील मान के चलते, ठीक है। क्लियर? ये आपको सिखाया। जब आपकी ये बुक्स पब्लिश हो रही थी, क्या नाम है अपना, टीएस ग्रेवाल, तब तक शायद मेरे को नहीं लगता इन्होंने ये चेंज इनकॉर्पोरेट किया था, क्योंकि सिलेबस इसके बाद आया और ये चीज सिलेबस में लिखी है। तो आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आपका आंसर इस तरीके से मैच नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? और अभी उनका रिसेंटली मैसेज भी आया है टीएस ग्रेवाल सर का ग्रुप पे कि उन्होंने जो चेंजेस आए हैं, जो अभी तक पुरानी वाली बुक में इंकॉर्पोरेटेड नहीं थे, वो उन्होंने कंपनी वाली बुक के अंदर ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट कर रखे। यानी आप अगर चेक करोगे ना तो डिसोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस या उसके आंसर्स वह कंपनी वाली बुक में दे रखे होंगे, क्योंकि ये वाला चेंज आया है डिसोल्यूशन में, और मेरे को नहीं लगता उन्होंने ये पहले इंकॉर्पोरेट करा हुआ था। रीजन बीइंग कि ये बाद में चेंज आया था बुक पब्लिश होने के बाद। तो जो आपकी कंपनी वाली बुक होगी ना, उसमें चेक करना, उसके अंदर ही आपको मिलेगा। क्लियर हो गया गाइस? कंपनी वाली या वो जो लास्ट थर्ड वाली होती है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन दोनों में से किसी एक पे होगा, चेक करना। क्लियर है? चले आगे। हाँ जी, तो इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आंसर मैच करने के चक्कर में मत रहना कि हमें आंसर मैच करना है। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो डिस्कस करो, मैं बताऊंगा वो ठीक है या नहीं। आगे चलते हैं।
और क्या रह गया भैया, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, सब पे भी हो गया, जो भी पेमेंट होनी थी, एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ हो गया। आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है। ठीक है, वहां तो समझ में आ जाता था सीधा कौन सी साइड ज्यादा है उसको दूसरी साइड पे बैलेंस करके लिख दिया और डिवाइड कर दिया। लेकिन अब प्रॉफिट और लॉस में एंट्री कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है एंट्री कैसे बनेगी प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट? हाँ आरव, बताओ बेटा। अगर प्रॉफिट है सर रियलाइजेशन अकाउंट में, सर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। बहुत बढ़िया। तूने कैसे बनाई ये वाली, कुछ याद करा हुआ है या कोई तरीका लगाया? सर वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को देंगे तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो वेरी क्रेडिट गुड, बस होगा। मैं यही चाहता था सुनना। तूने बिल्कुल वही शब्दों में बताया जो मैं सुनना चाहता था। आप लोगों को ऐसे ही सोचना है बेटा। अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट रहे हो तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से पार्टनर में वृंदा, पुराने पार्टनर में या नए पार्टनर में? जो पुराने पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर चल पार्टनर, रहे आ रहे हैं वही। पुराने नए होते हाँ ही नहीं वो है जब यार। तक जब तक डिसोल्यूशन हो रही है वहां तक जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स डिसोल्यूशन के बाद तो पार्टनर बचेंगे ही नहीं, तो पुराने और नए बचेंगे की नहीं। बात ही नहीं है। अब मैंने अभी गलत क्वेश्चन पूछ लिया, तो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग क्वेश्चन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो ये गलत है। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो पार्टनर सेम है। समझ आ गई मेरी बात? तो मैंने जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। यहाँ तो वही पार्टनर है, अगर तीन है तो तीन है, दो है तो दो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। लॉस में उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, समझ आ गया सबको बेटा, क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद क्या होगा, रियलाइजेशन खत्म। उसके बाद क्या होगा भाई, वैसे तो हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं पर टेक्निकली पहले लोन अकाउंट क्लोज करना चाहिए, तो हम पहले लोन को कर लेते हैं। ठीक है, अगर लोन अकाउंट दे रखा है अपने को लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, और इसमें ना आपको एक चीज और करके दिखाता हूं मैं। सपोज करो लोन है 10,000 का, ठीक है, सेटल्ड फॉर ₹12,000। देखिए जरा कौन बताएगा इसका आंसर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कराया था ये। 10,000 का लोन है, 12,000 में सेटल किया है। कौन सा लोन है ये, लाइबिलिटी साइड वाला जिसका अकाउंट अलग से बना है। हाँ जी, रेज योर हैंड, परीक्षा जोक हो गया, चलो अब इधर ध्यान दो। हाँ बताओ, वो क्या होगा? प्रॉफिट के नाम से होता था ना, एक सेकेंड बता रही हूँ। 10,000 का लोन था आपका पार्टनर का, लाइबिलिटी साइड वाला जिसका अकाउंट अलग से बना रहे थे, उसको क्लोज करेंगे। 10,000 का लोन 12,000 में सेटल किया, तो क्या होगा? और कोई बताना चाहे तो वो भी हैंड रेज कर सकता है, और मैं चाहता हूँ और लोग हैंड रेज करें। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बोलो, अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहले तो बेसिक एंट्री क्लियर होनी चाहिए नहीं, सबको। कैश अकाउंट। हाँ बोल, कैश अकाउंट डेबिट करूँ? कैश, हाँ ठीक है, कैश बोल, डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ? डेबिट क्रेडिट टू किसी हिसाब से। क्या एंट्री लिखूँ, बोल? टू लॉस ऑन रियलाइजेशन वो भी आएगा। देखो ऐसे ही होता है, जब आपका ध्यान भटक जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, तो इधर फोकस करो। पैसे आ वो रहे हैं भी कि डेबिट जा रहे होगा। हैं? बाय। एक रुक जा, पहले रुक जा परीक्षा, सुनो। जब पैसे जा रहे हैं तो डेबिट कैसे हो जाएगा कैश अकाउंट? अभी आपने बोला डेबिट करो कैश अकाउंट। लाइबिलिटी साइड में है ना, लाइबिलिटी साइड में है लोन, हाँ, देना होगा। तो हमने पे करना है ना, फर्म ने पे करना है। फर्म के पास पैसे आएंगे, फर्म के पास से पैसे जाएंगे। तो उनके पास से पैसे जाएंगे तभी तो वो होगा ही तो तूने क्रेडिट। डेबिट क्यों बोला था फिर? अभी अभी थोड़ी देर पहले तू डेबिट बोल रही थी कि डेबिट कर दो। तो मैं फिर बोला कह रहा गलत, हूँ, टू कैश। पहले सही बोल रही थी, बोलते बोलते बाद में कंफ्यूज हो गई कि नहीं उसको डेबिट कर दो।
तो इधर ध्यान दो, ऐसे नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, राइट। प्लीज ध्यान देंगे सारे लोग। पार्टनर लोन अकाउंट आपका कहाँ आ रहा है, लाइबिलिटी साइड। जब आप पे करोगे तो लोन कम होगा, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होगा, इसलिए डेबिट हो गई। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, इसमें कैश कम, ठीक है। अगर मैं बेसिक एंट्री मान के चलूं, 12,000 को भूल जाऊं, अगर मैं मान के चलूं कि 10,000 का लोन 10,000 में सेटल होगा, तो क्या होता, 10,000 10,000। आर यू विद मी? इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हो क्या रहा है, 10,000 का लोन है, हम उसके बदले पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 12,000। तो भाई डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे परीक्षा, लॉस 2,000 का नुकसान। और फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन को कहाँ लेके जाऊंगा मैं, रियलाइजेशन। तो फिर सीधा ही एक अकाउंट बता देना, क्यों डबल डबल एंट्री करा रही है। रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन डेबिट 2,000। समझ आया, क्लियर हुआ? फिर से देखो भाई, आप पहले बेसिक एंट्री समझ लो। जब भी लोन की पेमेंट होगी तो लोन अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश तो आएगा, ठीक है। फिर जो भी साइड ज्यादा है, अगर कैश ज्यादा पे कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब दूसरा केस भी कर लेते हैं, सेटल्ड फॉर ₹8,000, यानी पहले बेसिक एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। लोन कितने का था, 10,000 का, ठीक है। लेकिन पेमेंट कितनी हुई, 8,000। यहां तक समझ आया, क्लियर? अब कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड, तो ये फायदा हो गया हमारा, ये कहां चला जाएगा, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज योर प्रॉफिट। कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर। एंड ऊपर वाला क्या है आपका, लॉस। कैसे निकला, अगेन बैलेंसिंग। बात समझ आई सबको, क्लियर हुआ गाइड? ठीक है, तो एंट्री कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समझ आएगा। लास्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर आपका बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, बैलेंस ऑन डेबिट साइड, ठीक है, इसको पता है बोलते क्या है, अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा होता है तो इसको टेक्निकली बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड। 11th में कराया था, भूल गए आप, क्रेडिट बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से, तो बैलेंस आप करके कितने निकालते हो, लिखते किधर हो, डेबिट साइड पे, ठीक है। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ आ रही है? क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखा, वही टोटल डेबिट साइड पे लिखा और बैलेंस लिख दिया डेबिट साइड पे। टेक्निकली उसको बोलते क्या है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है उसका बैलेंस है। क्लियर हो गया? तो इसका क्या करोगे ऐसे केस में, आप वहां पे क्या लिखोगे, टू कैश, टू बैलेंस सीधी थोड़ा लिखोगे, आपको पेमेंट कर रहे हो, तो टू कैश या बैंक। कौन से अकाउंट में कर रहे हैं हम, ये पार्टनर्स कैपिटल। तो क्वेश्चन में जो भी बोला होगा, कैश करना है, बैंक करना है, वो कर दोगे। इसी तरीके से बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ऑन क्रेडिट साइड, टेक्निकली इसे क्या बुलाएंगे हम, डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कैश या बाय बैंक, यानी अब की बार हमारे पास पैसे आएंगे बाय कैश या बैंक। उसने ज्यादा विड्रॉ कर लिया होगा या लॉस हो गया होगा ज्यादा, पार्टनर कैपिटल। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ यू सेटल दी कैपिटल। समझ में आया सबको, पक्का? किसी को कोई डाउट? 100%। मैंने आपको सारे प्रोसीजर के सारे जितने भी स्टेप्स हैं सबके एंट्रीज करके दिखा दिए। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है पता है, क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहेगा XYZ 3 partners, they were carrying on a business in partnership firm, they decide to dissolve the firm and all the assets and liabilities have been transferred to the realization, which means पहला स्टेप हो चुका है, जो भी एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी थी वो सारी आप कर चुके हो, यानी अब आपको उसके बाद के स्टेप से शुरू करना। क्लियर हो गया? यानी ये जो शुरू की एंट्री है, जो पार्टनर्स कैपिटल, ये जो जितनी भी लाइबिलिटीज और एसेट्स होते थे उनको रियलाइजेशन में लेके जाना, ये सारी चीजें हो चुकी है।
ये नहीं करनी आपको, इसके आगे के स्टेप। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें 99% ये पहला स्टेप हो चुका होता है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या तो आपसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा होगा, या वो आपसे एसेट और लायबिलिटीज में कह रहा होगा कि एसेट को अगर रियलाइज करा तो उसकी रियलाइजेशन की एंट्री बताओ, यानी वो बैंक वाली एंट्री बताओ, ये जो नीचे आ रही है, सेल ऑफ एसेट। इसी तरह अगर लायबिलिटी पे ऑफ करिए तो लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री बताओ। समझ आ रहा है मेरी बात? यानी नॉर्मली जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे 99% क्वेश्चन में पहला वाला जो रियलाइजेशन में लेके जाने वाली एंट्री होती है वो हो चुकी है। लेकिन अगर आ जाता है सारी एंट्रीज करने के लिए तो आपको आनी पूरी चाहिए, इसलिए मैंने पूरी करके दिखाई है, ठीक है। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉर्मली इसमें इस तरह से लिखा होता है कि दे हैव ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? चले आगे। चलो एक चीज और पूछता हूँ, बस उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, सेटिंग ऑफ एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी, और ये सबसे खतरनाक है, बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। और मैं यही बता दूं, सारे बच्चे कैमरे ऑफ करके बैठ गए तो मैं भी कर लेता हूँ यार। तनीषा तू भी कर ले बेटा, सबने कर लिया, हम भी कर लेते हैं। क्यों भाई, ऐसे अच्छा लग रहा है? धीरे 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 करके सारे गायब हो जाते हैं। एक एक को दो को मैं लीवे देता हूँ कि चलो उनका नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब ना सारे के सारे गायब हो जाते हैं। हाँ जी गाइस, एक बात ध्यान रखना, जर्नल एंट्री आसान है लेकिन 99% बच्चे गलत करते हैं, 99%, क्योंकि वो फोकस करके नहीं करते, रट के जाते। तो प्लीज ध्यान से करना, ठीक है। और अगर गलत हो रहा हो तो घबराना नहीं, हम डिस्कस करेंगे क्लास में, फिर देखेंगे कहाँ गलती हो रही है। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। इसमें एक चीज और आती है जो मैंने आपको लास्ट पहले भी समझाई थी, ये वाली चीज पहले भी बताई थी, दोबारा बता, सेटिंग ऑफ एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी। अगर एक एसेट एक लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो रहा है तो ऐसे केस में क्या एंट्री है? मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट। आप चेक करना क्वेश्चन में सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट लिखा है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। अगर सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, यानी ये वाला केस, पहला केस देखते हैं, ये वाला। यानी केस क्या हो गया कि 10,000 की क्रेडिटर है, ठीक है। हमने उनसे डिस्कस किया कि भाई ये स्टॉक पड़ा है हमारे पास, वो कहते ठीक है ये स्टॉक हमें दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ चला गया भाई? हाँ जी, ध्यान देंगे जरा। तो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। उसके बदले में हमने उनको क्या दे दिया, 80,000 का स्टॉक दे दिया, बट साथ में क्या लिखा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। सर ये 1 लाख है या 10,000 है? सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। 1 लाख के क्रेडिटर है जिनको हमने 80,000 का स्टॉक दे दिया। मैं शायद कुछ और 10,000 बोल रहा था क्या, सॉरी माय मिस्टेक। 1 लाख के क्रेडिटर हैं जिनको मैंने 80,000 का स्टॉक दे दिया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, ना हमारे पास कोई और पैसे आए, ना हमने कोई पैसे दिए, भैया इसके बदले में दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में क्या एंट्री होगी वृंदा? क्रेडिटर्स मतलब स्टॉक कम हो रहा है ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर टू स्टॉक, बता बेटा आगे, अमाउंट बोल। $80,000। मुझे क्या पता, तू बोल रही है। हाँ जी, कौन बताएगा एंट्री ठीक है क्या ये? हाँ जी, एनीवन, नोबडी? ट्राई भी नहीं कर रहे भाई, ट्राई तो करो। प्रथम क्या एंट्री होगी बेटा? सर नो एंट्री। तो फिर तो हाथ पे नहीं खड़ा करता। अबे अपना हाथ थोड़ी ना खड़ा करना है, वर्चुअली हैंड खड़ा करना है कि हाथ में दर्द हो रहा हो, हंस रहा है, पता है सब कुछ आता है, फिर भी हैंड रेज नहीं करता है। वृंदा नो एंट्री होगी बेटा। नो एंट्री कैसे होगी? पहले तो 2 गलतियां वृंदा, क्रेडिटर स्टॉक तो खत्म हो चुके हैं ना, वो तो कहा जा चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर क्रेडिटर डेबिट टू स्टॉक क्यों होगा? ठीक है, समझ आ रहा है? तो क्रेडिटर की जगह भी रियलाइजेशन और स्टॉक की जगह भी रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या बनती है टेक्निकली, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, यानी नो एंट्री। समझ आई बात कि नो एंट्री क्यों हो रही है? लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है। तो एक और बात बता देता हूँ,
क्योंकि यहाँ पे 1 लाख का क्रेडिटर थे और स्टॉक थे 80,000 के। तो अगर आप पुराने तरीके से सोचो, लेट्स फॉरगेट अबाउट रियलाइजेशन, अगर हम पहले पुराने तरीके से सोचे कि अगर भाई क्रेडिटर के बदले स्टॉक जा रहा होता तो क्रेडिटर तो 1 लाख के खत्म होते और स्टॉक मेरा कितने का खत्म हो रहा है, 80,000 का। तो बाकी 20,000 कहाँ जाते, वो जाते तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या टू प्रॉफिट ऑन व्हाटएवर एक्सचेंज आप बोलना चाहो। अगर रियलाइजेशन नहीं होता तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज लिखते, तो रियलाइजेशन भूल जाते। मैं आपको बता रहा हूँ ये कब की एंट्री, ये तब की एंट्री बता रहा हूँ अगर रियलाइजेशन का चैप्टर नहीं कर रहे होते, नॉर्मल सिनेरियो में होता, कोई अगर क्रेडिटर्स हमारा स्टॉक लेके चले गए। समझ आ रही है बात, वृंदा समझ आ रही है? तो अगर आपने ये एंट्री बोली होती, आई वुड हैव बीन हैप्पी कि ठीक है चलो आपको आधा तो समझ आ गया था, क्रेडिटर डेबिट होना है, स्टॉक क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए, स्टॉक क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन आप ये भूल गए कि अब आप रियलाइजेशन वाले चैप्टर में हो, रिजोल्यूशन वाले चैप्टर, जहाँ क्रेडिटर और स्टॉक सब खत्म। अगर क्रेडिटर और स्टॉक खत्म, उसकी जगह क्या आ रहा है, रियलाइजेशन। यहाँ भी क्या आ रहा है, रियलाइजेशन। और ये जो प्रॉफिट है वो भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन। तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन ही 1 लाख से डेबिट हो रहा है और 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, यानी कि नो एंट्री। आई बात समझ वृंदा, हाँ जी वृंदा, यस सर। क्लियर हो गया? तो यानी इसकी नो एंट्री। अगला बताओ वृंदा, अगर मान लो उल्टा होता, क्रेडिटर 1 लाख के होते, बदले में हम 1,20,000 का स्टॉक दे रहे हैं, ये भी नो एंट्री। ये भी नो एंट्री। और ये सब कब हो रहा है, जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का केस है, जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का केस है, यानी ना तो हमारे पास बदले में कोई पैसा आ रहा है, ना कोई पैसा जा रहा है। अब अगर दूसरा सिनेरियो ले लें, क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला है कि 1 लाख के क्रेडिटर 80,000 का स्टॉक लेके चले गए हैं, ये नहीं बोला कि सेटलमेंट है या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ऐसे में हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि भैया जो 1 लाख के बदले 80,000 का स्टॉक ले गए, तो अभी भी लाइबिलिटी बच गई है 20,000 की पे करने के लिए, क्योंकि सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं है। तो अगर आप 20,000 की लाइबिलिटी पे करोगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, मुझे बताना ना, हाँ बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक वेरी अकाउंट। गुड। पे कर रहे हो, पेमेंट हो रही है, तो टू कैश तो आएगा ही आएगा। नॉर्मली आता क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गई बात? तो ये याद रखना, सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट साथ में लिखता है या नहीं लिखता। इसी तरह अगला वाला बताओ बेटा, 1 लाख के क्रेडिटर 1,20,000 का स्टॉक ले गए, यानी अब वो हमें 20,000 और पे करेंगे, क्योंकि ज्यादा का स्टॉक लेके गए और सेटलमेंट तो लिखा नहीं है। तो हमारे पास 20,000 रुपये आएंगे, तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो भाई एक बार इसकी फोटो खींच लो सब लोग प्लीज, मैं आप लोगों को फोटो खिंचवा देता हूँ, पहले इसी की खींच लो कि सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं एसेट की लायबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, चलो आगे, लो भाई जल्दी से फोटो खींचेंगे एक बार। किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप लोग अभी प्लीज हैंड रेस कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। हाँ एक बार एक फोटो खींचते सारे, बताओ बेटा। सर वो एक बार हम वापस रिपीट करते जब कहते हैं once the assets and liabilities are transferred to realization. हाँ, once the assets and liabilities are transferred to realization account, comma, if any asset is sold or liability is paid, if any asset is sold or liability is paid,